लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। 14 मई से होने वाली बड़ी आबादी के टीकाकरण के लिए गिरिडीह प्रशासन तैयार, प्रेस वार्ता कर डीसी ने बताया रोड मैप। वकालत थाना भवन में 10 बेड वाला कोविड-19 सहायता केंद्र की गई शुरुआत, कोविड-19 के प्राथमिक उपचार की होगी व्यवस्था। ईद पर गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ला में सजा था मिनी बाजार, पहुंची पुलिस तो देखकर रह गई चकित, दुकानों को कराया बंद, हटाया भीड़। ईद के त्योहार को देखते हुए शांति व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च, पचम्बा थाना क्षेत्र का किया गया भ्रमण। जिले भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने को लेकर आजसू पार्टी ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, सदर अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर वार्ड को चालू कराने की गई मांग। अब खबरें विस्तार से। 14 मई से एक बड़ी आबादी के टीकाकरण की तैयारी गिरिडीह प्रशासन ने पूरी कर ली है। शुक्रवार से 18 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों के कोरोना वैक्सीनेशन का रोड मैप डीसी राहुल कुमार सिन्हा और प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान रखा। प्रेस वार्ता में डीडीसी शशि भूषण मेहरा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा भी मौजूद रही। प्रेस वार्ता के दौरान डीसी ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र वालों की संख्या जिले में एक अनुमान के मुताबिक 11 लाख के करीब है। इतने बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन के लिए कवर कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिले को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फिलहाल 10,000 डोज ही उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों वैक्सीन 5-5 हजार दिए गए हैं। तो जिन लाभार्थियों ने पहले निबंधन करा लिया है उन्हें सुविधानुसार वैक्सीन लगाया जाएगा। डीसी ने यह भी बताया कि शुक्रवार से शहरी क्षेत्र में 5 केंद्रों में इस बड़ी आबादी को टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें शहर के नया सर्किट हाउस के समीप जिला जनसंपर्क कार्यालय, झरना मैदान के समीप विवाह भवन, अर्गा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र और बाभनटोली रोड स्थित श्री राम भवन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान डीसी ने स्पष्ट किया कि वैसे लाभार्थी जो कोरोना पॉजिटिव हैं या कुछ दिनों पहले तक संक्रमित थे और अब उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, वैसे किसी लाभार्थी का टीकाकरण नहीं होगा। हालांकि डीसी ने यह भी अपील किया कि बगैर निबंधन और बगैर स्लॉट के कोई लाभार्थी टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंचे, क्योंकि टीकाकरण गाइडलाइन के अनुसार निबंधन कराने के बाद ही होना है। वैसे प्रेस वार्ता के क्रम में डीसी व सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। दिए गए वेबसाइट को खोलना है, जिसमें लाभार्थी के मोबाइल नंबर समेत अन्य विकल्प मांगे जाते हैं। विकल्प के स्थान को भरने के बाद एक ओटीपी लाभार्थी के मोबाइल नंबर में आने के बाद निबंधन किया जाता है। कहा कि जो लाभार्थी कोविशील्ड ले चुके हैं उन लाभार्थियों को फिर दूसरी कंपनी का वैक्सीन लेना नहीं है। 44 साल के एज ग्रुप के सभी लोगों को अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन, और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी बेनिफिशियरीज के लिए आवश्यक है। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि यह पूरी जो नियमावली की जानकारियाँ हैं वो सभी तक सुलभ तरीके से पहुँच जाए, उपलब्ध होगा। हमारे ज़िले में 18 से 44 साल के एज ग्रुप की कुल आबादी अनुमानित 11,66,439 है, और आगे आने वाले दिनों में इन पूरी आबादी को कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन के दोनों डोज से सैचुरेट करना है। प्रारंभिक रूप से जिले में 10,000 इस एज ग्रुप के लिए, इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए 10,000 वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि कोवैक्सीन के 5,000 डोज हैं और कोविशील्ड के भी 5,000 डोज हैं, दोनों डोज मिला के 10,000 हैं। जैसे जैसे ये एग्जॉस्ट होते जाते हैं वैसे वैसे स्टेट से नए डोजेस मिलते जाएंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दरमियान 45 साल से ऊपर के लोग, FLW तथा हेल्थ केयर वर्कर्स के जो पहले से चले आ रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे, इधर फर्स्ट डोज या फिर सेकेंड डोज का, वह समानांतर रूप से जारी रहेगा। जिन जिन लोकेशन पर वो चल रहा था उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह पूरी तरह से सिर्फ 18 से 44 वाला एज ग्रुप है जिसके लिए हम बातें करेंगे।
18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया है उसके मुताबिक सर्वप्रथम सभी बेनिफिशियरीज को कोविन पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने की जो डिटेल प्रक्रिया है अभी सिविल सर्जन और डीटीएम के माध्यम से भी आपको अपडेट किया जाएगा। सामान्य रूप यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति सीधे इंटरनेट गूगल पर जाकर कोविन टाइप करें। कोविन टाइप करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना मोबाइल नंबर पुटअप करने के लिए। जैसे ही कोई भी बेनिफिशियरी अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर पुटअप करते हैं उनको एक OTP उपलब्ध कराया जाएगा उन्हीं के मोबाइल पर, जिस मोबाइल से वो रजिस्टर करा रहे हैं। और OTP एंटर कर उसी कोविन पोर्टल पर OTP एंटर करने के बाद वह 16% रजिस्टर हो जाएंगे। आगे के पेजेस में उनको अपने से संबंधित कुछ डिटेल्स डालने रहेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि। उसके बाद आगे जाकर उनको पर डे कौन सा लोकेशन पर कौन सा स्लॉट उपलब्ध हो सकता है उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा। वो अपने ऑप्शन पे क्लिक करें और इस तरीके से वह स्वतः रजिस्टर हो जाएंगे। फिर डोज 1 और डोज 2 का वहाँ पर मेंशन रहेगा। डोज 1 वो जैसे ही प्राप्त करते हैं उनको डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। वह अपने मोबाइल पर ही साइट पर जाके ही डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर ले सकते हैं, जो कि उनको सेकेंड डोज लेने के समय सहायता उपलब्ध कराएगा। चाहे उन्होंने कोविशील्ड लिया हो, कोवैक्सीन लिया हो, दोनों ही वैक्सीन में 4 से 8 या 6 से 8 दिनों का गैप रखने का निर्देश है। और इसी आलोक में वह उसके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन रहेगा कि किस पीरियड में वह अपना सेकेंड डोज लेगा। तो बहुत ही सामान्य और सरल प्रक्रिया है। इसमें बस हम लोग यही चाहते हैं कि व्यक्ति बिना रजिस्टर कराए, आई रिपीट, बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना स्लॉट लिए सीधे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ जाए। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, ADC ऑफिस, DPRO ऑफिस, विवाह भवन, श्रम कल्याण भवन और श्री राम भवन जो बावन टोली में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में हर एक CHC में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। CVC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, यह सभी कोविन पोर्टल पर पहले से प्री रजिस्टर्ड हैं और ये प्री रजिस्ट्रेशन 18 से 44 के लिए। यह हो सकता है कि 44 के पहले भी रजिस्टर कराया गया होगा, बट उससे अभी मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सेपरेट तरीका चलेगा। 45 एंड अबव वालों को अभी भी प्री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वह साइट पर जाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो फैसिलिटी उनको है। और यही फैसिलिटी हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो अभी तक अगर नहीं वैक्सीनेशन लिए हो तो उनके लिए है। यह प्रोटोकॉल सिर्फ 18 से 44 के लिए, जो उनको पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संभावना है क्योंकि इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आबादी है, तो साइट्स पर, सेशन साइट्स पर बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी बड़ी मात्रा में लोग आ जा सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अभी के पीरियड में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का भी पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वह है कि पॉजिटिव पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो कि डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, वह कृपया अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं और वैक्सीन लेने के लिए अभी नहीं आएँ। वह जब कोविड नेगेटिव हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद ही भारत सरकार के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उनको वैक्सीन दिया जाएगा। निसंदेह सभी लोगों का टेस्ट करना तो संभव नहीं है और ये भी पॉसिबल है कि हर व्यक्ति अपने पास रिपोर्ट नहीं रखा होगा। तो जिन लोगों को सिम्टम है, सिम्टम्स वाले खासतौर पे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और सूंघने की क्षमता जिसमें चली गई है, उल्टी दस्त इत्यादि की शिकायत है, तो वह भी प्रोस्पेक्टिव कोविड पेशेंट हो सकते हैं। वैसे लोग भी अभी अवॉइड ही करें। जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाता है, उसके बाद ही स्टिल हर एक सेशन साइज पर सभी लोगों के ऑन द स्पॉट कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। सभी लोगों का रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराया जाएगा और जिनका नेगेटिव आएगा उनको ही अलाउ किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। इस चीज़ को लेकर लोग स्पष्ट रहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कृपया नहीं लें, उनमें आफ्टर इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं। अगर उनमें आफ्टर इफेक्ट होता है तो इस वैक्सीन की गलती से नहीं होगा, वो उनके
पॉजिटिव होने की गलती से होता है और अननेसेसरी एक र्यूमर फैल जाता है कि वैक्सीन लेने की वजह से इस प्रकार के आफ्टर इफेक्ट्स आ गए हैं। इसीलिए जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वह वैक्सीन नहीं लेंगे जब तक कि वह नेगेटिव नहीं हो जाते। नेगेटिव लेने के 15 दिन के बाद ही के टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वह RT-PCR से हो रहे हैं, चाहे रैपिड एंटीजन से हो रहे हैं या फिर ट्रूनेट से हो रहे हैं। एक अमूमन लोगों का रिक्वेस्ट या शिकायत कह लीजिए कि उनको समय पे रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट्स आ जाते हैं, अभी तक की यह परंपरा रही थी कि जो पॉजिटिव आते थे उनको फ़ोन कर सूचित कर दिया जाता था। तबीयत खराब होती थी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे या फिर होम आइसोलेशन में ही रहने के लिए रिकमेंड कर दिया जाता था, किट्स देते हुए और लगातार टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता रहता था। लेकिन नेगेटिव लोगों को इस प्रकार से फ़ोन से नहीं सूचना जाता है। इनका एक नोटिस बोर्ड जो हर एक CHCs का नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर सूचना पट पे लगा दिया जाता है और लोग आकर देख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सरल करते हुए जो गिरिडीह NIC का वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी अभी तक 27 अप्रैल के बाद से जितने भी लोगों के टेस्ट हुए हैं उनका डिटेल रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है। वेरी सिंपल, आप गिरिडीह NIC के साइट पे जाइए, उसके फर्स्ट पेज पे ही जैसे ही साइट खोलिएगा ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा क्लिक फॉर कोविड रिजल्ट्स, उसको क्लिक कीजिए। 27 अप्रैल के बाद से जितने लोगों का टेस्ट अभी तक हुआ है नाम के साथ, फ़ोन नंबर, SRF ID और डेट ऑफ सैम्पलिंग के साथ उनका रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर मेंशन है और उसको हर दिन अपडेट करते रहा जा रहा है। तो कोई भी वहाँ से अपना डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हैं। अगर कहीं पर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिखाकर भी कोविड पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिलीफ अगर है तो वह प्राप्त कर ले सकते हैं। वह डेली बेसिस पे रहता है। अभी तीन दिन में हम लोग के रिपोर्ट्स आ जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके आराम से देख ले सकता है। उसमें कंट्रोल F, चूँकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 20-30 हज़ार लोग का उसमें नाम है और वो लिस्ट हर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। कंट्रोल F एक कमांड देता है, बस उसी में इधर अपना नाम डालेंगे या अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और अपना SRF ID डालेंगे तो वहाँ पर उनको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। सैंपल देने के 3 दिन के दरमियान यह रिपोर्ट आज की डेट में उपलब्ध आ जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति सैंपल देने के 3 दिन के बाद ही अपना चेक करना चाहेंगे। ठीक है, इस संदर्भ में अब सिविल सर्जन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ और डिटेल्ड नियमावली 18 से ऊपर वाले का अभी पूरे राज्य में 14 तारीख यानी कल से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक जो विशेष चीज़ है, इसको प्री रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सर ने जैसे बताया, प्री रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। cowin.gov.in ये गूगल में जाके ये साइट खोलने से ही cowin.gov.in ये साइट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आपका मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे एक OTP आएगा, वो OTP डालने से ही वो साइट पूरा डिटेल आपके लिए खुल जाएगा। वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका आधार नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ये इस तरह की कुछ डिटेल्स रहेगा। ये डिटेल जब सबमिट करेंगे तब क्लिक करेंगे तो आप स्वतः रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब रजिस्टर्ड में क्या है, उस समय आपको मांगेगा कि आप कहाँ पर ये वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो आज के समय में हम लोग गिरिडीह में जैसे सर ने बताया कि 5 साइट है, तो चूँकि वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कनेक्टेड है, तो वो 5 साइट में से आप कोई भी साइट को चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड कराने के जिस साइट को चुनिएगा वहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। अब वो रजिस्टर्ड मोबाइल लेकर के आप साइट पर जाएंगे, आप वो खोल के आप दिखाएंगे जो हम रजिस्टर्ड हैं, तो आपको वैक्सीन मिल जाएगा। 100 से ज़्यादा एक साइट पर नहीं दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक दिन में 100। तो आज के लिए आप 15 तारीख के लिए अपने को बुक करा सकते हैं, 16 तारीख के लिए बुक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम लोग ये प्रक्रिया 20 तारीख तक हम लोग इसको इस तरह का फेज में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो राज्य से दिशा निर्देश आएगा, जो यदि और बढ़ाना है साइट को, क्योंकि 11 लाख लगभग आबादी को कवर करना है 18 से 45 साल में, तो हम लोग बाद में इस साइट को और बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास जो वैक्सीन आ रहा है वो वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 18 साल से 45 साल की उम्र के लिए ही आ रहा है, जिसमें 5000 डोज कोविशील्ड है। जो कोविशील्ड को हम ब्लॉक में दे चुके हैं, देने का प्रक्रिया में है, और कोवैक्सीन को हम अर्बन और ये गिरिडीह रूरल, इसके लिए हम रख रहे हैं कोवैक्सीन को।
क्योंकि हम जिसको कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज देंगे हमको Second सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का देना है, इसलिए हम उसको ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं भेज रहे हैं, हम शहरी क्षेत्र और गिरिडीह के लिए इसको रख रहे हैं। और कल से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कोई भी व्यक्ति कहेंगे जो हम पहले अपने को रजिस्टर्ड करा चुके हैं वो अब नहीं मान्य होगा, क्योंकि अभी हम बैठ करके अपना जो साइट है उसको हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। अभी हम जब रजिस्टर्ड किए हैं DPRO मैडम के ऑफिस में, तो जैसे रजिस्टर्ड हुआ 2 व्यक्ति ने अपने को रजिस्टर्ड कर लिया। जैसे हम उस साइट को क्रिएट किए उसमें पता चला साइट में हम 80 लोग का नाम डालें, 80 लोग के लिए हम साइट को क्रिएट किए, 2 लोग तुरंत उसमें रजिस्टर्ड हो गए। इसी प्रक्रिया में आप जनता को ही करेंगे जो रजिस्टर्ड करा लें, और रजिस्टर्ड कराने के बाद 18 से 45 साल की उम्र, इसमें आप जब रजिस्टर्ड करा लेंगे तो आपको कोई तरह का प्रूफ लाने का ज़रूरत वहाँ पर नहीं होगा। आप वंस वैक्सीन ले लेंगे तो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। यदि आप हार्ड कॉपी प्रिंटर से चाहते हैं वो भी हम उपलब्ध करा देंगे जो आपके पास रहेगा। वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव जो 3 तरह की हो सकती है, एक माइनर होगा, एक सीवियर होगा, एक सीरियस होगा। माइनर प्रतिकूल प्रभाव बुखार आना, वैक्सीन का साइट पर जरा सा दर्द होना, खुजलाहट होना, उल्टी ऐसा लगना, सर दर्द होना, ये आपका 24 घंटा के अंदर कभी भी हो सकता है। और ये सीवियर और सीवियर जो भी होगा वो होगा आधे घंटे के अंदर, जिसको हम लोग एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। कोई भी ये वैक्सीन हम देते हैं तो तुरंत वो बॉडी में जाता है, जब वो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को ही करने के लिए हमारे वहाँ पर एनाफाइलेटिक किट रहता है, जिसमें हम लोग एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। क्योंकि अब 18 साल से है तो हम लोग एक ही डोज हम लोग स्टैंडर्ड डोज उसको देंगे। और यदि सीरियस होगा, सीरियस आपका वैक्सीन लेने का 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा के बाद से भी सीरियस रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अभी तक हम लोग तकरीबन 2 लाख से ऊपर वैक्सीन दे चुके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिला करके। अभी भी हम लोग के पास सीवियर और सीरियस केसेज नहीं आया, एक भी केसेस नहीं आया। माइनर बहुतों को हुआ है, बुखार आया है, हेडेक हुआ है, उल्टी हुई है, वैक्सीन के जगह पर दर्द हुआ है लेने का, ये सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। क्योंकि ये केसेस को हम लोग को ऑनलाइन सरकार को, भारत सरकार को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए पब्लिक के बीच में जानकारी होना जरूरी है, जो ये होने पर हमको क्या करना है। यदि मामूली होगा यानी माइनर एनाफाइल ये होगा, रिएक्शन होगा, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल की गोली, कोई तरह का उस जगह पर मसाज नहीं करेंगे वहाँ पर, और आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके इसके इलाज के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि सीवियर और सीरियस होगा तब आपको हॉस्पिटल में आना आवश्यक होगा। इसके लिए 108 का सेवा भी ले सकते हैं, एम्बुलेंस का सेवा भी ले सकते हैं, और डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया हम 20 तारीख तक करेंगे। 20 के बाद सरकार से जो दिशा निर्देश आएगी उसी हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन को, चूँकि 11 लाख की आबादी को कवर करना है, जैसे जैसे वैक्सीन आता जाएगा हम लोग अपना स्लॉट को बनाते चले जाएंगे। और आपने राकेश जी जो सवाल पूछा, जो ये रिजल्ट आने में सर से भी 2 दिन से पूरी ये हो रही है, हम लोग रिजल्ट को पब्लिक के बीच में कैसे ले जाएं। तो रिजल्ट आने में, RT-PCR का रिजल्ट आने में, क्योंकि कलेक्शन के बाद जो प्रक्रियाएं रहती है उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जब जिला स्तर पर आ जाता है उसके बाद से 24 घंटा के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। जहाँ तक ट्रूनेट का है, ट्रूनेट स्वतः लोग आकर के अपना, हमारे 7 जगह पर ट्रूनेट मशीन लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके प्रखंड में 6 जगह पर है। तो ट्रूनेट का रिजल्ट जो देने के लिए आते हैं वो स्वतः शाम में या सुबह में वो अपने खुद आकर के ट्रूनेट का रिजल्ट पता लगा के जाते हैं। और रैपिड एंटीजन का जहाँ तक है, रैपिड एंटीजन उनके सामने में ही होता है। 10 से 15 मिनट वेट करने पर उनको रैपिड एंटीजन का रिजल्ट पता चल जाता है, जो हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। दिक्कत RT-PCR में है, हम लोग उसको भी सर और उसको ये कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ाते हुए उसको और स्मूथ करेंगे, जो 24 घंटा के अंदर ही वो वहाँ से यहाँ आ जाए, और 24 घंटा के अंदर यहाँ से हम भेज के उसका रिपोर्ट 48 घंटा में बेनिफिशियरी को उपलब्ध करा दें। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के प्रयास से जिला वकालत खाना भवन में बुधवार को 10 बेड की सुविधा के साथ कोविड सुविधा सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। इस सुविधा केंद्र में मूल रूप से वैसे मरीज जिनके भीतर कोविड के प्रारंभिक लक्षण हैं
यहाँ उन्हें एक बेड, भोजन, प्राथमिक स्तर के इलाज की दवाइयाँ और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में अधिवक्ता महासंघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि इस केंद्र में वैसे गंभीर मरीज जिन्हें आईसीयू, सीसीयू और वेंटिलेशन जैसे स्तर की इलाज की जरूरत है, उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। यह केंद्र विशुद्ध रूप से एक सुविधा केंद्र है जहां कोविड के प्राथमिक स्तर के मरीजों का इलाज होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के स्तर पर अधिवक्ता लिपिक और उनके परिजनों को यहां यह सुविधा दी जाएगी, लेकिन यदि बेड खाली है तो कोई और भी मरीज इस तरह के इलाज की सुविधा चाहता है तो उन्हें यहां सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन के अलावे मोंगिया स्टील के डायरेक्टर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया का आभार व्यक्त किया है। कहा कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से इस सुविधा केंद्र के संचालन में विशेष योगदान दिया जा रहा है। लोगों को सुविधा और तत्काल सहायता मिल सके, इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। साथ ही टीम के सदस्यों का नंबर भी जारी किया गया है। हमने ये व्यवस्था किया है, 10 बेड का ये प्रारंभिक सुविधा केंद्र है, जहां अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो हम वो बेड भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये 10 बेड से चालू किया गया है। इसका उद्देश्य अधिवक्ता लिपिक, उनके परिजनों को जिनके भीतर कोविड के प्रारंभिक लक्षण हैं, यथा उनको बुखार है, थोड़ी खांसी है, कमजोरी लग रही है, जो क्वारंटाइन होना चाहते हैं लेकिन घर में उनके पास कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये सुविधा केंद्र है। वो यहाँ इस तरह के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर आ सकते हैं और हम उनको सुविधा देंगे। सुविधा के नाम पर हम उनको एक बेड देंगे, उनके मरीजों को भोजन देंगे और प्रारंभिक स्तर के इलाज की सारी दवाइयाँ देंगे। ये सुविधा हम यहाँ देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ ऑक्सीजन भी हमारे सारे बेड के लिए उपलब्ध रहेगा। 10 बेड के लिए हम उनको ऑक्सीजन की भी सुविधा देंगे। लेकिन एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस सुविधा केंद्र पर गंभीर कोविड के मरीजों का इलाज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हम साफ करना चाहते हैं कि वैसे मरीज जिनको आईसीयू, सीसीयू, वेंटिलेशन के स्तर के इलाज की आवश्यकता है, उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। विशुद्ध रूप से यह एक सुविधा केंद्र है जहाँ प्राथमिक इलाज हो सकता है और वही हम करेंगे। और हमने कहा कि ये अधिवक्ता लिपिक और उनके परिजनों के लिए यहाँ प्राथमिकता के स्तर पर हम उनको ये सुविधा देंगे। लेकिन अगर हमारा बेड खाली है और जिले के या कहीं के भी कोई मरीज जो इस स्तर के हैं और ऐसी सुविधा चाहते हैं, उनका यहाँ इलाज होगा, उनका यहाँ स्वागत है। हमने अपने अधिवक्ताओं का 21 लोगों का सूची और उनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया है वहाँ। ये हेल्प डेस्क है। साथ ही साथ मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन, जिसके सहयोग से हम ये सुविधा यहाँ दे रहे हैं, उनके अपने वॉलंटियर्स हैं, उनका मोबाइल नंबर हम लोग डिस्प्ले किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले तो जिला प्रशासन को, विशेष करके गिरिडीह के उपायुक्त को, जिनको मैंने ये सुझाव जब दिया और ये प्रस्ताव रखा कि हम वकालत खाना, जो कि गिरिडीह का बहुत प्राइम लोकेशन है, हम यहाँ इस तरह की सुविधा देना चाहते हैं और शासन की मदद चाहते हैं, उन्होंने तत्क्षण हमको इसके लिए स्वीकृति दी और यथासंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। फिर हमने ये सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं गुणवंत सिंह सलूजा जी, हमने उनसे भी निवेदन किया कि आप ये सुविधा में हमको सहयोग करिए। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको तत्काल ये सुविधा देने के लिए हामी भर दी और उनके सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। उसके ऊपर क्या इलाका जहाँ जिसको हमने वार्ड का रूप दिया है उसको सैनिटाइज किया गया है, बाथरूम की साफ सफाई की गई है, पूरे कैंपस को क्लीन किया गया और सैनिटाइज किया गया है ताकि आने वाले लोगों को यहाँ ये सुविधा मिले। लेकिन फिर हम वैसे आने वाले मरीज और उनके अटेंडेंट से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएंगे वो अपने साथ बगैर मास्क के नहीं आएंगे, बच्चों को लेकर के नहीं आएंगे और छोटी मोटी सुविधा अगर वो चाहते हैं तो वो अपने साथ ले आएंगे। तो उनके लिए यथा चादर, इस तरह की सुविधा
कंबल अगर आदमी लेकर के अपना आता है तो उनका वेलकम है, नहीं तो हम इस तरह की भी व्यवस्था उनको देंगे ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हम इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः जिला अधिवक्ता संघ के अपने साथियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस नेक कार्य के लिए बढ़कर के मेरा साथ दिया है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहते हैं। अधिवक्ता संघ के हमारे जो कर्मी हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इस अच्छे काम के लिए उन्होंने साथ दिया है और इसका केवल और केवल मकसद है मानवता की सेवा करना, इस वैश्विक संकट में एक कदम सहायता के लिए हाथ बढ़ाना और अस्पताल पर जो बोझ है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करना। बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में आंशिक लॉकडाउन की तिथि बढ़ने के बाद गिरिडीह प्रशासन का सख्ती एक बार फिर शुरू हो गया। शुक्रवार को होने वाले ईद के बाजार को कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने पहले ही प्रभावित कर दिया था। न किसी लच्छे के दुकान में ही भीड़ दिखा और न ही इत्र की दुकानों में खरीदारी करते लोग नजर आए, जबकि त्योहार को लेकर लच्छे के कारोबारियों ने काफी अधिक स्टॉक मंगा रखा था। लेकिन जानलेवा बनते महामारी ने ईद को भी नहीं बख्शा, लिहाजा पिछले एक सप्ताह से ईद के हर दुकानों में सन्नाटा पसरा था। इधर प्रशासन भी लगातार कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए सक्रिय है। इस कड़ी में गुरुवार को डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस की सख्ती भी दिखी। ईद की खरीदारी में लोगों की भीड़ ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी और जवानों की टीम गुरुवार को भी तय वक्त में बाजार बंद कराने निकली। इस दौरान अधिकारी जब शहर के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार होते और शिव मोहल्ला होते हुए कुराशी मोहल्ला मोड़ पहुंचे तो ईद का बाजार सजा देख भौचक्के रह गए। इस दरमियान लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते दिखे। सभी दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मौके पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दुकानों को बंद कराया। हालांकि कसाई मोहल्ला के कुछ युवकों ने इस सख्ती का विरोध करने का प्रयास किया। अरे जाओ, ज्यादा मीडिया मत बन। कुरैशी मोहल्ला के सभी दुकानों को बंद कराकर वहां से अधिकारी व जवान निकलकर भंडारीडीह में भी इस दौरान खुली तमाम दुकानों को बंद कराएं। चलो घर जाओ। ईद के त्योहार को देखते हुए शांति व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु गुरुवार को थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पचंबा थाना क्षेत्र में पुलिस दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। क्षेत्र में जाकर सभी को अपने घर में ही ईद का नमाज अदा करने के लिए कहा गया। कहा कि इस महामारी के दौरान लोगों को इस संक्रमण से सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ना ही भीड़ भाड़ में जाएं और ना ही कहीं भीड़ लगाएं। पचंबा थाना प्रभारी ने बताया कि सभी मस्जिदों और वहां के सदर व सेक्रेटरी और मुखिया वार्ड पार्षद सभी से मुलाकात की गई और सभी को यह अवगत कराया कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करें और सभी लोग घर में ही रहकर ईद का नमाज अदा करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आदेश दिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई मिथुन रजक, एसआई अभिमन्यु परहरी, एसआई आरके सिंह, एसआई उमेश सिंह, एसआई राम दुलार, एसआई दाऊद बड़ा, एसआई इस्माइल मरांडी,
एसआई अमिया मुंडा, एसआई शंभुनाथ सिंह व थाना के पूरे जवान मौजूद थे। थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें पचम्मा थाना क्षेत्र में अवस्थित हर एक मस्जिदों में जाकर वहाँ के सदर, मुखिया, वार्ड पार्षद को बुलाकर उनसे कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए उनसे अपील की गई तो वो अपने जो मस्जिद से माइक के माध्यम से सभी को सूचना दे दें कि सभी अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ें और मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और फिर और भी सभी क्षेत्रों में आज सभी को समझाया गया कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ईद मनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और फैमिली सभी को सुरक्षित रहें। आजसू पार्टी के बैनर तले गुरुवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य सुमित गौरव, वीरेंद्र राम, छोटू रजक, विनोद रजक, सन्नी सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और म्यूटेंट ब्लैक फंगस को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर गिरिडीह उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा गया। उपायुक्त को सौंपे गए पत्र में मांग किया गया कि जिले के सिविल सर्जन सदर अस्पताल के साफ सफाई को लेकर समुचित व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन अस्पताल को सैनिटाइज करवाएं। महामारी से बचने के लिए जरूरी दवाइयां, वैक्सीन व उपयोगी सामानों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। साथ ही संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा को देखते हुए बंद पड़े वेंटिलेटर वार्ड को अविलंब चालू कराया जाए। सभी प्रखंडों में कोविड सेंटर खोला जाए और इस सेंटर में महामारी से संबंधित दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड आदि उपलब्ध हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और इसकी स्थिति भयावह होते जा रही है और कोविड के साथ साथ जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो ठीक हो रहे हैं। उसके साथ एक दूसरा महामारी ब्लैक फंगस नई बीमारी आ गई है। उसके लिए हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने का काम किया कि ज्ञापन में जैसे गिरिडीह सदर अस्पताल में समुचित सफाई, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था टाइम टू टाइम होनी चाहिए और गिरिडीह सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर बेड आज जो निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं 9 वेंटिलेटर बेड को अविलंब चालू कराने का माननीय उपायुक्त महोदय सिविल सर्जन को निर्देश दें ताकि इस महामारी में लोगों को इधर परेशानी ना हो। समुचित दवाई, समुचित वैक्सीनेशन की व्यवस्था सदर अस्पताल में उपलब्ध हो ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो औद्योगिक इलाके के औद्योगिक प्लांट के मालिक हैं उनसे भी मैं अनुरोध और एक आग्रह और मांग कर रहा हूँ कि इस महामारी में सरकार, झारखंड सरकार का कहना है कि जीवन भी और जीविका भी उसके उपार्जन के लिए कम से कम आज वो लोग मानवता को दिखावे और प्रत्येक प्रखंड में एक कोविड केयर सेंटर का निर्माण करावें, आईसीयू बेड का निर्माण करवावें, वेंटिलेटर बेड के अलावा गैस सिलेंडर और दवाइयों का निर्माण उपलब्ध करावे। ज़रूरतमंदों को घर घर जाकर चिन्हित करें, वैसे व्यक्ति को जिनकी ज़रूरत है दवाई की, जिनको ज़रूरत है आपकी जाकर के खाद्यान्न की, वैसे व्यक्ति को घर जाकर के ऑक्सीजन, खाद्यान्न और दवाई उपलब्ध कराए। यही सब मैं उपायुक्त महोदय को अपने आवेदन के माध्यम से कहने आया और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को। और दूसरा इसमें यह है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता उनका भी 25 लाख का जीवन बीमा कराया जाए और यहाँ 24 घंटा जो ड्यूटी दे रहे हैं आईआरबी और झारखंड पुलिस के जवान गली गली चौक चौराहे पर जो तैनात हैं और निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, वैसे जवानों को सैनिटाइजर, साबुन, पीने की पानी और खाने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। यही मैं माननीय उपायुक्त को अपने माध्यम से और अपने ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आया। और शमशान घाट में हमारे 3 युवा साथी मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल और रामजी यादव जो आज इस महामारी में मानवता का काम कर रहे हैं, वैसे युवाओं को माननीय उपायुक्त महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहित करनी चाहिए और एक मेडिकल टीम की गठित होनी चाहिए जो कि वहां अगर वो लोग संक्रमित होते हैं तो उनका एक स्पेशल से इलाज किया जाए ताकि वैसे युवाओं का और भी मनोबल बढ़े और उसे देखते हुए और भी युवा जागरूक होकर के समाज कल्याण का कार्य में जुटे। ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ। देवरी प्रखंड स्थित चहाल ग्राम में बुधवार की देर रात को अचानक
अब्दुल अंसारी के दुकान में आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इस बाबत उक्त दुकान के मालिक ने बताया कि रात के करीब 2:30 बजे उठा तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई है, जिसके बाद हो हल्ला करने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग को बुझाया। तब तक दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उन्होंने बताया कि दुकान में आग लगने से 8 सिलाई मशीन, 6 कुर्सी, 4 टेबल, कपड़ा सहित लगभग 4 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग सोए हुए थे रात में, 2 बजे रात उठे, 2:55 और उठे तो देखे आग पूरा तेज हो गया था। आग लग गया था, देखे हल्ला हो जाती, सब आदमी गांव से दौड़ के आए। तब तक मेरा दुकान सब जल चुका था। कितना क्या क्या जल गया आपका इसमें? इसमें मेरा 8 मशीन है, सिलाई मशीन 8 सिलाई मशीन है, और उसमें 6 ठो कुर्सी है, टेबल 4 गो है, और 3 लाख के आसपास मेरा कपड़ा था इसमें दुकान में। कुल मिला के आपका कितना नुकसान हो गया ये आग लगे से? कुल मिला के 4-4.5 लाख रुपये। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि मेरा जो भी संपत्ति नुकसान हो गया है हमको मदद किया जाए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जरुआडी के लखनपुर गांव में जर्जर बिजली तार के अचानक गिरने और उसकी चपेट में आने से 2 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मवेशी मालिक लखनपुर निवासी कासिम मियां और मोइन मियां ने इस घटना के लिए बिजली विभाग को दोषी ठहराते हुए अविलंब जर्जर तारों को बदलने एवं उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ आसपास के लोगों ने भी इसे बिजली विभाग की बड़ी चूक करार देते हुए कहा कि अभी मवेशी इन तारों की चपेट में आकर मरे हैं। यदि बिजली विभाग का रवैया ऐसा ही रहा तो कल हमारे गांव के लोगों के साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।